अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ बद्दुआए इश्क बाय अरीशा खान पार्ट 2। आई एम सॉरी, आप ठीक तो है, आपको चोट तो नहीं लगी। मगर वो लड़की अब तक नीचे नजरें ज़मीन पर गिरी किताबों को देख रही थी। शहरियार साखित खड़ा उसे देख रहा था। वाइट कलर की फ्रॉक, चूड़ीदार पैजामा, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ, जबकि बालों में बल वाली चुटियाँ जो कमर तक आती थी, गले में दुपट्टा। क्या सरापा था, क्या हुस्न था। मज़ा तो तब आया जब उस लड़की ने आहिस्तगी से नजरें उठाई। बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, नाजुक सी पलकें, जबकि लबों पर हल्की सी सुर्खी थी। बाकी कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। उसने वो बिना मेकअप के ही वो कयामत लग रही थी। पहले तो कुछ लम्हे वो उसे देखता ही रहा। होश तब आया जब वो लड़की किताबें उठाने लगी। आर यू ओके ना, शहरियार ने फिर से पूछा। वो अपनी किताबें उठा चुकी थी। जी फाइन, मुख्तसर जवाब दिए वो पलटने लगी और पल भर में उससे काफ़ी दूर जा चुकी थी। कौन थी ये लड़की, वो जिसके पीछे हजारों लड़कियां मरती थी, वो जो कभी किसी को आंख भर के देखता भी नहीं था, बस टाइम पास के लिए मुंह लगाया करता था। वो जो कभी किसी से इम्प्रेस तक नहीं हुआ, वो आज उस लड़की की आंखों में खो सा गया था। वो वापस गाड़ी में आ बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। सफ़र जारी था, जबकि आंखों के सामने अब भी उस लड़की का चेहरा गर्दिश कर रहा था। बिया का कोई मूड नहीं था आज फिर इस बंदर का मुंह देखने का, इसलिए उसने यूनी जाने से मना कर दिया था। सबाहत बेगम ने भी उसे सोने ही दिया और हमदानी साहब के लिए नाश्ता बनवाया। हमदानी साहब के ऑफिस जाते ही सबाहत बेगम ने आज इतने अरसे बाद नंबर डायल किया। 5वीं मरतबा भी जब कॉल रिसीव ना हुई तो उनकी आंखों से आंसू बह आने लगे। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। दिल के मकाम पर हाथ रखी वो दुआ कर रही थी, और इसके अलावा करती भी क्या, आखिर माँ थी ना। रात भर वो हानिया की बात को लेकर सोचों में गुम रहा था, दुआएं कर रहा था कब ये रात गुजरे, कब सुबह हो और हानिया से मुलाकात हो। जैन आज यूनिवर्सिटी भी जल्दी आ गया था और अब वो आधे घंटे से हानिया का इंतज़ार कर रहा था। फिर लेक्चर का टाइम हो रहा था तो वो क्लास में चला गया। अभी लेक्चर चल ही रहा था कि हानिया क्लास में आई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। जैन का सारा ध्यान हानिया पर था, वो सिर्फ उसको ही देख रहा था। जब जैसे तैसे करके टाइम अप हुआ तो सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर चले गए, मगर हानिया अपनी सीट पर बैठी लिखने में मसरूफ़ थी। जैन ने नोट किया था हानिया ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर जैन की तरफ नहीं देखा था। जैन अपनी जगह से उठा और हानिया की सीट के पास आ खड़ा हुआ था। हानिया, तुम नाराज़ हो? देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, और अभी से नहीं, 1 महीने से। मगर हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कुछ कहने की। डर था तुम गलत मतलब ना समझ लो। हानिया खामोशी से सब सुनती रही, जबकि नज़रें अब भी किताबों पर ही थी। मगर जब मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट देखा तो मुझ में हिम्मत आई, थोड़ा हौसला मिला मुझे कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। वो धीमे लहजे में कह रहा था, जबकि अब वो हानिया के साथ वाली सीट पर बैठ चुका था। क्या मैंने एक बार भी ज़बान से इकरार किया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? क्या मैंने आपसे कहा कि जो ब्रेसलेट में नाम था वो आपका ही था? हानिया के अल्फाजों ने जैन के ऊपर पहाड़ तोड़ दिया था। वो सवालिया नज़रों से हानिया को देख रहा था। वो जिसमें उसकी जान बसती थी, वही आज उसकी जान निकाल रही थी। क्या क्या मतलब? क्या वो जेड मेरे नाम का नहीं था? क्या वो कोई और है? क्या वो सब मेरा वहम था? पल भर में उसकी आंखें नम हो गई थी। जब हानिया ने नजर उठाकर उसे देखा तो बेबसी से उसे ही देखते रह गई। जैन, आप ठीक तो है ना? वो वहां से उठा और बैग उठाकर क्लास से बाहर चले गया। कितना मुश्किल था उसके लिए ये लम्हा, कितना खुश था वो ये जान करके कि हानिया भी उसको पसंद करती है। मगर आज एक लम्हे में हानिया ने जैन को बहुत हर्ट कर दिया था। उफ, ये क्या कर दिया मैंने, या अल्लाह पाक प्लीज़ सब ठीक कर दे प्लीज़। वो खुद कलामी कर रही थी, पागलों की तरह खुद ही बोले जा रही थी, जबकि जैन बाकी की क्लासेस बिना अटेंड किए चले गया था। न जाने हानिया ने ऐसा क्यों किया था। वो भी तो पसंद करती थी जैन को, शायद जैन से भी पहले से, मगर वो इजहार मोहब्बत करने से डरती थी। वो इस वक्त अपने डैड के अजीम उलशान महल नुमा घर में मौजूद था। यहाँ होने वाले इंतजामात देख रहा था, जहाँ उसकी मंगनी का आज फंक्शन था। चारों तरफ चहल पहल थी, खूबसूरत फूल बिखरे हुए थे, सभी मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ थे। वहां से अपने बेटे की मंगनी का सारा इंतजाम अपने घर के खूबसूरत बाग नुमा लॉन में करवाया था। वो अपने बेटे की पहली खुशी में कोई कमी नहीं चाहते थे। क्या सोच रहे हो बेटा? वहाँ साहब, जो अपने छोटे भाई से फ़ोन पर मसरूफ़ थे, अब फारिग हो चुके थे
उन्होंने शहरयार को सोचों में देखते हुए पूछा। डैड, आपको नहीं लग रहा है सब बहुत जल्दी हो रहा है? क्या सब बेटा? उन्होंने नासमझी वाले अंदाज में पूछा। डैड, आप लोग इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर रहे हैं, आखिर क्यों? बेटा देखो, मैं और तुम्हारी मॉम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारा घर बस जाए। और फिर आलिया इतनी अच्छी लड़की है, तुम दोनों की बचपन से ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, और सबसे बड़ी बात, आलिया खानदान की ही लड़की है। वहाँ साहब ने शहरियार के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा। डैड, आई अंडरस्टैंड, बट डैड, मैंने कभी इसे लाइफ पार्टनर की नज़र से नहीं देखा, हमेशा उसे एक अच्छी दोस्त ही समझा है। और आप लोग अगर यही चाहते थे तो आपको मुझे थोड़ा टाइम देना था, और फिर ये एक नहीं, दो जिंदगियों का सवाल है। और चाचू और खाला जानी को भी आलिया को उन सब के बारे में सोचने के लिए वक्त देना चाहिए था। वो शायद बहुत उलझन में था, जबकि इस रिश्ते के लिए उसने पहले ही हाँ कर दी थी। मगर अब ऐसा क्या हो गया था कि उसे वक्त चाहिए था? बेटा, इसमें वक्त देने वाली क्या बात है? कौन सा वो कोई गैर लड़की है, अपनी ही है, देखी भाली है। और फिर वो भी तो राजी है इस रिश्ते के लिए, उसने तो वक्त नहीं मांगा ना। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अभी शहरयार कुछ बोलने ही लगा था जब वहाज का मोबाइल रिंग किया, तो वो कॉल रिसीव करते हुए वहां से चला गया। वहाज साहब की पसंद वाली बात पर शहरयार को आज सुबह वाला मंजर याद आ गया, जबकि लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कौन थी वो लड़की यार? अबे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तूने पूछा नहीं कौन है वो? जैन ने यूनी से आने के बाद अरहम को कॉल करके सब बताया था। मुझे नहीं पता, अब कुछ भी करके तू उससे बात करेगा, मेरे लिए करेगा ना? जैन बच्चों के जैसे अंदाज में अरहम को मनाने में मसरूफ था, जैसे अरहम उसकी आखिरी उम्मीद हो। अच्छा, ना कर लूँगा बात तो तू आ तो जा। आज शाम कैफ़े पर मिलते हैं, फिर करेंगे कुछ। अरहम को हैरत हो रही थी जैन पर कि कोई समझदार इंसान प्यार में इतना पागल कैसे हो जाता है। हाँ ठीक है, शाम में मिलते हैं कैफ़े पर, लेकिन अगर तूने मेरा मसला हल नहीं किया ना, तो अल्लाह करे तेरी अली से शादी हो जाए। अभी आगे से अरहम कुछ बोलता कि जैन ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। यार क्या हो गया इसको? ये तो बिल्कुल पागल ही हो गया कमीना, कैसी कैसी बद्दुआएं दे रहा है मुझे। अरहम और जैन बचपन के दोस्त थे, इसलिए जब भी उनमें से किसी एक के साथ कोई मसला होता था तो दोनों मिलकर हल करते थे। इन दोनों की दोस्ती पूरी यूनी में मशहूर थी। दूसरी तरफ, क्या दिमाग तो ठीक है ना? क्या और फूल बके जा रहे हो? बिया जो इस वक्त नींद में थी, हानिया की फ़ोन करने पर उठ बैठी थी। हानिया की बात सुनते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तूने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, कब से चल रहा है ये सब? और इस पूरे जहां में तुझे उस बंदर की शक्ल वाले का दोस्त ही मिला था इश्क माशूकियां करने के लिए? बिया तो बिया पर तो जैसे जिन सवार हो गया था जैन का नाम सुनकर। यार ये सब छोड़ ना, कुछ कर यार, मैं कैसे बात करूँ जैन से? न जाने वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। यार तू उससे बात तो कर। हानिया अब रोने वाले अंदाज में बोले जा रही थी, जबकि बिया को इस वक्त हानिया बिल्कुल पागल लड़की लग रही थी। मगर वो करती भी क्या, उसने आखिर हामी भर ली जैन से बात करने के लिए। ओके, तू मेरे घर आ जा, फिर सुकून से बैठकर सोचते हैं उसका कोई हल। मियाँ ने हानिया को रिलैक्स करने वाले अंदाज में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। या अल्लाह पाक, आपका लाख लाख शुक्र है कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ी। ये कहती वो वार्डरोब से कपड़े निकालने चली गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए रखे मेरी जान को। समरीन बेगम पार्लर में मौजूद अपनी बेटी की भलाई ले रही थी। मैंने आपसे कहा था ना मॉम, मैं शहरियार को अपना बना के रहूंगी। जिस तरह आज हमारी मंगनी हो रही है, बहुत जल्द इसी तरह हमारी शादी भी हो जाएगी, देखिएगा आप। गुलाबी रंग किया ब्राइडल ड्रेस, ऊंची हील, बालों का खूबसूरत जूड़ा बांधे, सर पर दुपट्टा लिए वो खुद को शीशे में देख रही थी। वो आज वाकई बहुत हसीन लग रही थी। बिल्कुल ऐसा ही होगा चंदा, समरीन बेगम ने प्यार से उसका माथा चूमा। वो आज बहुत खुश थी। उनकी इतनी कोशिशों के बाद आज आलिया और शहरियार की मंगनी हो रही थी। समरीन बेगम ने फ़ोन करके ड्राइवर को बुलाया और आलिया को लेकर वहां से वहाज के घर जाने के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ वो शीशे के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की बोतल उठाए वो लगाने में मसरूफ था। ब्लैक पैंट, गुलाबी शर्ट और ब्लैक ही कोट पहने कोई वो किसी फिल्म के हीरो से कम न लग रहा था। अभी वो घड़ी हाथ में पहन ही रहा था जब वहाज साहब कमरे में आए। माशाल्लाह, मेरा बेटा आज बहुत प्यारा लग रहा है, मगर एक कमी है। वहाज साहब ने पहले तो इसका पूरा जायजा लिया, फिर उसके चेहरे को देखकर कहने लगी। कैसी कमी डैड? शहरियार ने बच्चों जैसी शक्ल बनाए हुए कहा। तुम्हारा चेहरा बेटा, तुम्हारी आज मंगनी है
और तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं है। सब क्या सोचेंगे? आलिया क्या सोचेगी? देखो बेटा, मैं जानता हूँ ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। वो सब तो ठीक है डैड, बट मैं किस बात पर मुस्कुराऊँ? आप तो जानते हैं ना कि मुझे झूठी मुस्कुराहट दिखानी नहीं आती। उसने बेजार लहजे में कहा। वो अब रूम में रुखे सोफे पर बैठ चुका था। ये तो सही कहा तुमने। चलो फिर एक काम करो, कोई ऐसी बात याद करो जिसको याद करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। वहाँ साहब ने दोस्ताना अंदाज में मशवरा दिया। अच्छा चलो अब जल्दी नीचे आ जाना, बाहर सब मेहमान आ रहे हैं। ये कहकर वो नीचे मेहमानों से मिलने चले गए, जबकि शहरियार अभी यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी भी कोई बात हो सकती है जिसे याद करके मुस्कुराहट खुद ही आ जाए। अभी उन्हीं सोचों में गुम था जब दरवाज़ा नॉक करके मुलाजिम अंदर आया। शेरी साहब, आपको बड़े साहब नीचे बुला रहे हैं। सब मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अदब से हाथ बांधे वो उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। हाथ से इशारा मिलते ही वापस चला गया, जबकि वो अब तक यही सोच रहा था कि कैसे मुस्कुराए। फिर अचानक कुछ याद आया। किसी की दिलकश आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जी फाइन। बस फिर क्या था, एक पल नहीं लगा उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरने में। वो मुस्कुराते हुए और भी ज़्यादा हसीन लग रहा था। उसकी इस खूबसूरत मुस्कुराहट में डिम्पल नुमाया हो रहे थे, जो ओ, जो और भी ज़्यादा दिलकश लग रहे थे। अपनी टाई ठीक करते हुए वो खुद को शीशे में देखे मुस्कुरा रहा था। फिर याद आया कि नीचे सब उसका वेट कर रहे हैं। अपना मोबाइल पॉकेट में रखते हुए वो नीचे की जानिब चला गया। वो दोनों कैफे में बैठे हुए थे, जैन नाक पर टिश्यू रखे कब से अरहम का सर खाया जा रहा था। हो गया तेरा? अरहम जो सुकून से बैठकर कॉफी कॉफी का दूसरा कप भी पी चुका था, जबकि जैन की बचकाना बातों पर वो मुश्किल हंसी दबाए अब तीसरा ऑर्डर करने के चक्कर में था। जैन ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, यार मैं डायरेक्ट हानिया से क्या बात करूंगा जब वो मुंह कर रही मुंह कर रही थी। बात करने से तो मुझसे कैसे करेगी? और हमने पॉइंट वाली बात की थी। जैन भी इस बात से इत्तेफाक कर रहा था। ठीक है, फिर एक ही काम हो सकता है। जैन ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कौन सा काम? अनाबिया से बात। क्या? अभी जैन कुछ और बोलता ही कि अरहम की आवाज़ पर कैफे में बैठे सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। दूसरी तरफ क्या? बिया की आवाज़ पर हानिया ने कानों पर हाथ रख लिया। अबे यार, तू पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं उस बंदर की शक्ल वाले से बात करूंगी? अरे मेरा तो दिल करता है उस बंदर का मुंह ही तोड़ दूं, और तू कह रही है मैं उससे बात करूं? अब इतना भी बुरा वक्त नहीं आया मेरा, समझी ना? बिया ने सड़ियल सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। यार तू मेरे लिए इतना ही नहीं कर सकती? हानिया ने रोंदू सी शक्ल बनाते हुए कहा, जबकि बिया को लग रहा था कि अगर उसने हानिया की बात ना मानी तो हानिया ने इधर बैठे बैठे ही रोना शुरू कर देना है। अच्छा ना करती हूँ कुछ, प्लीज़ रोने ना बैठ जाना अब। दूसरी तरफ, बेटा तेरा दिमाग चल गया शायद। मैं उस खड़ूस लड़की से बात करूंगा? उस बदतमीज लड़की से? सीधे मुंह बात करना तो पसंद करती ही नहीं है, बल्कि बात करना तो दूर की बात, उसको लड़ने मारने पीटने के अलावा और आता ही क्या है? अरम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए कहा, जबकि इस जैन का दिल कर रहा था उसकी शक्ल देखकर हंसने का। यार मुझे नहीं पता, कुछ भी करके हानिया को मेरा बना दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह करे तेरी अलीज़े से। अभी आधे अल्फाज आधे अल्फाज मुंह में ही थे जब अरहम बोल पड़ा, ला हौल वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। चुप! जैन बिल्कुल चुप हो गया, जबकि अरहम अब भी इसे ही घूर रहा था। ला फोन दे अपना, हानिया का नंबर ट्राई करूँ। अगर उसने बात नहीं की या तेरा नंबर देखकर कॉल काट दी तो मजबूरन उस बदतमीज खड़ूस लड़की से बात करनी पड़ेगी मुझे। जैन के ही फोन से अरहम ने हानिया का नंबर डायल किया था। ठीक है, तो पहले जैन को कॉल कर, अगर उसने बात नहीं की तो मजबूरन उस बंदर की शक्ल वाले से ही बात करनी पड़ेगी। आखिरकार बिया राजी हो गई थी। फिर अचानक हानिया का मोबाइल रिंग करने लगा। मगर नंबर देखकर हानिया ने फ़ोन बिया को दे दिया। देख, कोई गड़बड़ ना करना प्लीज़, कुछ उल्टा सीधा ना कहना। उसे जो मैंने समझाया है बस वही कहना। हानिया को पता था बिया के मिजाज के बारे में, जब भी मिन्नतें करने वाले अंदाज में बिया को समझाने लगी। बिया ने कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जबकि स्पीकर दोनों का ऑन था। अरहम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अरहम, मैं भी ठीक। देखिए मुझे बहुत अहम बात करनी है, आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना?
कि मैं आप दोनों की पर्सनल मामलात में मुदाखलत कर रहा हूँ, मगर जैन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सिर्फ आपसे इजहार मोहब्बत कर रहा था, उसका बिल्कुल भी कोई गलत मतलब नहीं था। ट्रस्ट मी, वो बहुत प्यार करता है आपसे सिस्टर। बिया की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। एक तो वो हर जगह आ जाता था और अब कॉल पर भी वही था। बिया के अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, जबकि जैन और हानिया स्पीकर ऑन होने की वजह से सब सुन चुके थे। बिया, सिस्टर माय फुट, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हें सुकून नहीं? हर जगह टपक जाते हो बंदर कहीं के। और हमको तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिससे वो इतनी तमीज से पेश आ रहा था वो हानिया नहीं बल्कि वही बदतमीज लड़की थी। ओ हेलो, बंदर मैं नहीं, तुम खड़ूस चुड़ैल हो, समझी? और मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी खड़ूस मुंह लगने का। उन्हें क्या उन्हें कहा गया था मामला सुलझाने का, मगर ये दोनों तो अपना ही मामला उलझा बैठे थे। हानिया बिया को और जैन अरहम को समझाने में लगे पड़े थे। मुझे चुड़ैल बोला, अबे तुम जिन हो बल्कि जकूटा जिन। शीशे में शक्ल देखी है अपनी अपनी मंगली मंगली मंगती मैन लगते हो पूरे के पूरे। अरहम, शक्ल मुझे नहीं, तुम्हें देखने की जरूरत है। लड़ते हुए बिल्कुल गुंडी जैसी लगती हो। बिया के अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसका दिल कर रहा था मोबाइल में हाथ डालकर उसका मुंह नोच ले। अभी वो कुछ कहती कि हानिया ने मोबाइल ले लिया और उधर जैन ने अरहम से मोबाइल ले लिया और दोनों ने एक आवाज में कहा, सॉरी। वो आवाज पहचानना कोई मुश्किल तो था नहीं। हानिया ने जल्दी से कॉल काट दी। लगता है मैं कुंवारा ही मरूंगा। अरहम पर एक अफसोस नजर डालकर वो मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, जबकि अरहम को तो बिया की बंदर वाली बात पर अब तक गुस्सा आ रहा था। इधर बिया का भी यही हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अरहम की जान ही ले ले, लेकिन ये भी सच था आने वाला वक्त उन्हें बहुत करीब लेकर आने वाला था। वो पार्लर से वहाज साहब के घर आ चुकी थी। सबकी नजरें उस पर जमी हुई थी। वो काफी हसीन लग रही थी अपनी मकरूर मुस्कुराहट के साथ चलती हुई। वो स्टेज पर आ चुकी थी। समरीन बेगम ने उसे शहरयार के साथ बिठाया। शहरयार अब तक नजरें नीचे किए बैठा था, या शायद वो देखना ही नहीं चाहता था आलिया को, मगर आलिया भी आलिया ही थी। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है, या तुम वाकई में मुझे इग्नोर कर रहे हो? सब मेहमानों पर नजर दौड़ाते हुए उसने शहरयार से कहा, जबकि शहरयार अब भी खामोश था। तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते? तुम आज मुझे पिक करने भी नहीं आए। एयरपोर्ट अब कहोगे मैं बिजी था या भूल गया था। चलो मान लिया तुम भूल गए होंगे, लेकिन इसके बाद भी एक कॉल तक नहीं की तुमने। मुसलसल बोले जा रही थी। शहरयार को इस वक्त आलिया से कोफ्त हो रही थी, मगर करता भी क्या, अब तो उसे हर हाल में बर्दाश्त करना ही था। देखो आलिया, मेरे पास ना तुम्हारे सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं, और तुम कितना बोलती हो यार, थोड़ा ब्रेक लगा लिया करो, हद होती है। शहरयार ने आलिया को बेजार होते हुए जवाब दिया था। आलिया समझ चुकी थी कि अगर मजीद उसने कुछ कहा तो वो उठकर ही चला जाएगा। अच्छा ना, सॉरी, वो दरअसल अब हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही नहीं रहा, अब हम एक दूसरे के हो जाएंगे ना, तो बस इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे यूं इग्नोर करो। आखिर होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी। शहरयार ने उसे घूर कर देखा, माना कि वो उसकी दोस्त प्लस कजिन है, मगर यूं सब मेहमानों के सामने इतना बेतकल्लुफाना अंदाज में बातें करना शहरयार को बहुत अजीब लग रहा था। कैसी लग रही हूँ मैं? उसे जल्दी से आंखें घुमाते हुए पूछा था, मगर शहरयार ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया। दोनों फैमिलीज स्टेज पर थी। सब बहुत खुश थे। मंगनी का फंक्शन शुरू हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। आलिया की खुशी की तो इंतहा न थी, मगर शहरयार मसनूई मुस्कुराहट लिए चुपचाप बैठा फंक्शन खत्म होने के इंतजार में था। फंक्शन खत्म होते ही सब जा चुके थे, जबकि वहाब साहब अपनी बीवी समरीन बेगम और बेटी आलिया के साथ वहाब साहब के ही घर में क़याम पजीर हो गए थे। जबकि शहरयार आज अपनी मॉम के घर चला गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ रुका तो फिर से आलिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनकी मंगनी को पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। वहां साहब को समझाने पर शहरयार ने आलिया के साथ अपना रवैया थोड़ा बेहतर कर लिया था। वो अब मगर आलिया कहाँ सुधरने वाली थी। इन दोनों ने आलिया ने
बहुत कोशिश की। इन दिनों आलिया ने बहुत कोशिश की कि उससे अपनी अदाओं से लुभाए। वो अपना हक जताने लगी थी। शहरियार ने उसे साफ कह दिया था कि वो शादी तक उस पर किसी किस्म का हक ना रखे और उससे थोड़ा फासले पर ही रहे। शहरियार की इस बात को समझते हुए वहाब साहब और समरीन बेगम ने आलिया को वापस अमेरिका भेज दिया था। रात 1 बजे का वक्त था। उसने आज पूरे 2 हफ्ते बाद क्लब का रुख किया था। क्लब में जाते ही उसने जोहान को मैसेज टाइप किया और वाइन का ग्लास लिए साइड चेयर पर बैठ गया। जोहान भी अब क्लब आ चुका था। शहरियार को ढूंढते हुए वो इसकी तरफ आया। यार किधर था तू? भाई मंगनी के बाद से तो गायब ही हो गया है। बस यार मूड नहीं था कहीं जाने का, शहरियार ने बेजार लहजे में कहा। जोहान समझ चुका था कि शहरियार इस मंगनी से कोई खास खुशी नहीं उसे इस मंगनी से कोई खास खुशी नहीं थी। अच्छा छोड़, ये बता कब चल रहे हैं पेरिस? जोहान ने किसी दूसरे मौजू पर बात करना ही बेहतर समझा। लगता है तुझे पेरिस से प्यार हो गया। अभी 1 हफ्ते पहले तो आया है, तो और फिर से जाने का सोच रहा है। कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई वहाँ की? शहरियार ने जोहान को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। ऐसी किस्मत कहाँ यार, कहाँ। अभी दोनों बातों में मसरूफ थे जब क्लब में हर तरफ खामोशी फैल गई। डांस फ्लोर पर कुछ लड़के लड़कियां दायरा बनाकर खड़े थे। यहाँ शायद कुछ हुआ है, वहाँ रुक रुक मैं देख कर आता हूँ। जोहान ने गौर से देखने की कोशिश की मगर इतने लोगों में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब जोहान वापस न आया तो शहरियार भी वाइन का ग्लास टेबल पर रखकर डांस फ्लोर तक आया। वहाँ सब ही अमीर लोगों की औलादें थी मगर शहरियार को सब जानते थे। उसकी शख्सियत की तो बात ही अलग थी। लोगों ने रास्ता दिया तो शहरियार जोहान के बराबर आ खड़ा हुआ मगर जब नज़र सामने खड़े वजूद पर पड़ी तो वो साकित खड़ा देखता ही रह गया। वो उसका वहम था या फिर हकीकत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? उस लड़की लगाने की? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ब्लू कलर की फ्रॉक, खुले बाल, कानों में एयरिंग्स, आंखों में आंसू, चेहरे पर मासूमियत लिए वो सामने खड़े लड़के को थप्पड़ मारकर उससे चीखने के से अंदाज में बोल रही थी। शहरियार को यकीन ही नहीं हो रहा था वो वही लड़की थी जो उस दिन शहरियार की गाड़ी से हिट होते होते बची थी। वो दिखने में ही शरीफ घराने की लगती थी, फिर वो इस जगह क्या कर रही थी? हाँ हाँ, ऐसी लड़की नहीं तो कैसी लड़की हो तुम? अगर ऐसी लड़की नहीं हो तो यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, लड़के ने थप्पड़ खाने के बाद भी हिडाई के 2 कदम आगे बढ़कर कहा, जिस पर वो 2 कदम पीछे हटी थी जबकि शहरियार अब तक उसे देखने में लगा हुआ था। उसकी आंखें कितनी गहरी थी, कितनी खूबसूरत थी, वो कितनी मासूम सी लग रही थी। होश तो तब आया जब लड़के ने दोबारा उस लड़की का हाथ पकड़ा। समझती क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें लगता है थप्पड़ खाकर इतनी आसानी से जाने दूंगा मैं तुम्हें? नहीं जाने मन। अभी देखो तुम, जिस तरह सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, उसी तरह सबके सामने तुम मुझसे माफ़ी भी मांगोगी और इधर किस भी करोगी। वो ढिठाई से हाथ पकड़कर खड़ा खड़ा हुआ कह रहा था जबकि आखिरी अल्फाज उसने अपने होंठ को छूते हुए अदा किए थे। कोई था ही नहीं जो उस लड़की को बचाता, कोई आगे ही नहीं बढ़ा उस नन्ही सी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। शहरियार को उस घटिया लड़के की घटिया बातों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से से उसकी आंखें लाल होने को थी, जबकि जोहान शहरियार के तासुरात देख चुका था। अभी वो लड़का कुछ कहता ही कि शहरियार ने आगे बढ़कर उसको गिरेबान से पकड़कर पीछे की जानिब खींचा और उसके मुंह पर रखकर एक पंच मारा जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा। क्लब में मौजूद सब लोग ये देखकर हैरान थे। शहरियार खानज़ादा कभी किसी अननोन को प्रोटेक्शन नहीं देता और ऐसी जगह पर तो कभी भी नहीं। फिर आखिर आज ऐसा क्या था? जबकि लड़कियां ये सोच में पड़ गई कि ये लड़की आखिर लगती क्या है शहरियार की? हिम्मत कैसे हुई लड़की को हाथ लगाने की? सुर्ख आंखों में आग लिए वो रौबदार आवाज में बोला। सबकी नजरें अब शहरियार पर ही थी जबकि वो लड़की भी हैरानी से उसे ही देख रही थी। शहरियार ने 2-3 पंच और रसीद किए। तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है यार? लगता क्या है तू इसका? उस लड़के ने बमुश्किल गिरेबान छुड़ाते हुए कहा जबकि अब शहरियार ने दोबारा से उस पर मुख को थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। अब तो उसके लिए खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए जमीन पर जा गिरा। ये देख कर उस लड़के के दोस्त ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये लड़की इतनी ही शरीफ थी तो क्यों आई यहाँ पर? इसकी इस बात पर शहरियार समेत सब लोगों ने उस लड़की को सवालिया नजरों से देखा था। वो लड़की मजीद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वहां से चली गई थी।
उठाओ इसे और ले जाओ यहाँ से, और दोबारा ये शख्स यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, समझे? अगर ये दोबारा यहाँ नजर आया तो इस समय तुम्हारा जो हाल होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये कहता हुआ वो अब उस लड़की के पीछे चला गया, जबकि जोहान समेत सब लोग ही शहरियार को इस अंदाज में देखकर हैरान थे। सभी को पता था उसके आगे पीछे हजारों लड़कियां होती है। वो हर रोज एक नई लड़की के साथ नजर आता था, मगर सिर्फ मखसूस वक्त तक। इसके बाद वो उन लड़कियों की शक्ल तक नहीं देखता था। डिफेंस करना तो बहुत दूर की बात, फिर आखिर ये लड़की थी कौन? एक हफ्ता होने को था, ना हानिया और ना जैन यूनिवर्सिटी आ रहे थे। ना ना जैन अरहम की कॉल रिसीव कर रहा था, ना हानिया बिया की, और अगर कर भी लेते तो सलाम का जवाब देकर मुख्तसर बात करके फ़ोन बंद कर देते थे। और जब से ये मसला हुआ था तब से अरहम और बिया भी एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, जैसे कभी देखा ही ना हो। मगर जब हानिया और जैन ने बिल्कुल यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया तब दोनों को ही बहुत बुरा फील हो रहा था। उन दोनों ने ही अपने अपने दिमाग को इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि जो भी हो जाए हानिया और जैन को एक करने में उनकी मदद करेंगे। हरम ने आज फैसला कर लिया था कि अपने दोस्त के लिए वो उस बदतमीज लड़की से भी बात करनी पड़े तो कर लेगा, और इधर बिया का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। दोनों ही यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। स्टार्ट की 3 क्लासेस अटेंड करके अब वो फ्री थे। बिया ने नोट किया था अरहम काफ़ी बार उसे देख चुका था। बिया का भी आज दिमाग थोड़ा ठंडा लग रहा था। अरहम क्लास में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था, मगर बार बार नज़र बिया पर ही जा रही थी, जबकि बिया अरहम से बात करने के लिए हिम्मत जमा कर रही थी। क्लास के बाहर खड़े वो अरहम को देखते हुए खुद कलामी कर रही थी। इसको देखो ज़रा, कैसे मज़े से बंदरों की तरह बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है, ज़रा फिक्र नहीं उसे अपने दोस्त की। अरहम की नज़र बिया पर गई, जो बाहर खड़ी उसे ही देख रही थी। अरहम ने पहली बार आज उसे देखकर स्माइल पास की। शायद वो समझ रहा था कि वो चेंज हो गई होगी, जब भी खड़ी उसे ही देख रही है, मगर वो अभी भी वही बिया थी। जबकि बिया का दिमाग फिर से शॉर्ट होने लगा। वो देखो इसको कैसे बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा है, छिछोरा कहीं का। बिया का दिल किया उसका मुंह लाल कर दे, मगर बेचारी हानिया की वजह से खुद को कंट्रोल में रखे हुए थी। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए दिमाग दूसरी सोचों में लगाने लगी। फिर याद आया कुछ किया कुछ खा जाने कुछ खा लिया जाए। वैसे भी बिया को टेंशन में बहुत भूख लगती थी। वो कैंटीन की तरफ चली गई, जबकि बिया को क्लास से बाहर ना पाकर अरहम जल्दी से सीधा होकर बैठा। लगता है आज मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ, जो ये खड़ूस लड़की पॉइंट की बात करने की बजाय कब से मुझे देखे जा रही है। अरहम ने साइड स्माइल पास की और उठकर बिया के पीछे चला गया। क्लब से बाहर आकर उसने आगे पीछे हर जगह नजर दौड़ाई, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद वो जा चुकी थी। शहरयार सबकी अब की बार उस अजनबी लड़की को ढूंढना चाहता था। शहरयार ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रोड की जानिब निकल गया। उसे फिक्र थी उस लड़की की। एक तो रात का वक्त, फिर ऊपर से सुनसान जगह और सड़कें। वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। सड़कों के आसपास घना जंगल था। उसने हर जगह तलाश किया, फिर अचानक सामने उछलती हुई नजर आई। वो बिना पीछे देखे कदम आगे बढ़ा रही थी। शहरयार ने जल्दी से गाड़ी रोकी और उसके पीछे भागने वाले अंदाज में गया। रुको, सुनो। वो जल्दी से पीछे मुड़ी। वो बहुत डरी सहमी लग रही थी। न जाने वो यहाँ तक कैसे आई होगी। आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आंखों में आया आंसू हाथ से साफ करते हुए उसने कहा। चेहरा रोने से सूख पड़ चुका था। देखो, आप मुझे गलत मत समझो। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए आपके पीछे आया। और आपको जहाँ जाना है मुझे बताएं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये रास्ता बहुत सुनसान है, यहाँ से आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। शहरयार ने उसकी आंखों में देखकर फिक्रमंदाना अंदाज में कहा। नहीं, प्लीज़ आप जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो ये कहती वापस जाने लगी। देखिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। वो चेंज कर वो चीख कर कहती हुई जल्दी से वहां से चली गई। वो ये शहरयार खड़ा उसे ही देखता रहा। जब वो लड़की थोड़ी दूर चली गई तो वो वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठा और उसके ही बारे में सोचने लगा। पूरे 10 मिनट गुजर गए थे। उसे फिक्र होने लगी थी, क्या मुझे उसे यूं आधी रात में अकेले जाने देना चाहिए था? नहीं, मैंने गलत किया। वो कैसे जाएगी यूं रात के अंधेरे में वो घबराएगी। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। वो एक बार फिर से उस लड़की के पीछे चला गया, मगर वो उस रास्ते कहीं नहीं थी। मगर आगे एक वैन खड़ी हुई थी। शहरयार ने उस वैन को देखकर गाड़ी रोकी। जाने का तो सिर्फ एक यही रास्ता है, फिर वो कहाँ चली गई? अभी वो यही सोच रहा था जब किसी के चीखने की आवाज़ आई। बचाओ प्लीज़, कोई बचाओ। ये आवाज़ें जंगल की तरफ से आ रही थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागा। बिया कैंटीन में बैठ दूसरी तरफ
बिया कैंटीन में बैठी बर्गर खाने में मसरूफ थी। अरहम जैसी जैसे कैंटीन में आया और बिया को बर्गर खाते देखा तो आईब्रो का जाविया बनाने लगा। तो ये खड़ूस यहाँ बैठी बर्गर ठूस रही है। वो सीधा उसके सामने जा बैठा। बिया की तो सिटी गुम हो गई, आधा बर्गर मुंह में और आधा बाहर। वो पागलों की तरह उसे देखने लगी। ओह वाह, तुम खाना भी खाती हो, अरहम ने एक तरफा मुस्कुराते हुए कहा, जबकि बिया ने जल्दी से आधा बर्गर प्लेट में रखा और जो मुंह में ठूसा हुआ था उसे जल्दी जल्दी खाने लगी। लगता है काफी दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, जब भी भूखी बिल्लियों की तरह खाए जा रही हो। इस बात इस बात पर अरहम की हंसी निकल गई। बिया ने पहले जल्दी से मुंह का बर्गर खत्म किया, फिर टिश्यू से होंठ साफ किए और खा जाने वाली नजरों से अरहम को देखने लगी। ओ हेलो, भूखी बिल्ली किसको कहा? और लगता है तुम्हें भी काफी दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, जब भी भूखे बंदरों की तरह देखे जा रहे हो। बिया ने आखिरी अल्फाज में स्माइल पास की थी, जबकि अरहम ने उसका मुस्कुराना नोट किया था। उसने जब भी बिया को देखा था वो किसी न किसी को कोकट लगा रही होती थी। आज पहली बार वो मुस्कुराई थी। अरहम को एक पल के लिए उसकी मुस्कुराहट दिलकश लगी थी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऊपर से तुम्हारा मुंह देखना पड़ गया। ये नहीं कि अपना बर्गर लेकर खाओ, मेरे बर्गर पर नजर रखना जरूरी था। बिया ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा। ओ हेलो, मैं इधर तुम्हारे बर्गर को देखने नहीं आया, ओके ना? अरहम ने आंखें छोटी करके जवाब दिया। बिया ने भी उसके जैसे ही अंदाज में कहा। ओ हेलो, तो फिर तुम इधर क्यों आए हो, बताओ ना? कुछ अहम बात करनी है, अरहम ने अपनी कुर्सी बिया के करीब करते हुए कहा, जबकि बिया कुर्सी पर बैठे बैठे ही पीछे खिसकी और उसे गुस्से से देखने लगी। जबकि बिया की नज़र फिर से उसके इस मखसूस लॉकेट पर गई, जिसे इग्नोर करते हुए वो कहने लगी, कौन सी अहम बात? पहले तो तुम अपना ये बर्गर खत्म करो, मुझे खा जाने वाली नजरों से मत देखो। ये कहता हुआ वो कैंटीन से चला गया तो बिया ने सुकून का सांस लिया। न जाने वो क्यों और हमसे इरिटेट होती थी, वरना वो तो लड़कों से जरा नहीं डरती थी, हर वक्त तैयार रहती थी किसी न किसी को मारने के लिए। मगर क्यों अरहम उससे अलग सा लगता था? और फिर उसका वो मखसूस लॉकेट, जिसे देख कर बिया उससे हर बार बहस किए बिना चली जाती थी। क्या था आखिर अरहम में ऐसा जो बिया हमदानी उसका कभी भी सामना नहीं करना चाहती थी? हेल्प मी, कोई है? वो भाग रही थी पागलों की तरह खुद की इज्जत बचाने के लिए, मगर इन हवसी लोगों को तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जो वो कर रहे हैं वो गलत है। वो भागती हुई सीधा शहरियार से आकर टकराई। शहरियार सूरत हाल समझ चुका था। उसने उस लड़की को अपने पीछे छुपाया और खुद उन लड़कों के सामने आ खड़ा हुआ, जबकि वो लड़की पीछे छुपी हुई थी। और उसने मजबूती से शहरियार की शर्ट पकड़ी हुई थी। रोड पर जो वैन खड़ी थी वो उन तीनों लड़कों की ही थी जो उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। देख लड़के, हमारे रास्ते में मत आ, हमें तुझसे उलझने का कोई शौक नहीं, लड़की हमारे हवाले कर। उनमें से एक लड़का कहने लगा। बाकी के दोनों लड़के उस लड़की को ही देख रहे थे। अगर इसके करीब भी आए तो अच्छा नहीं होगा, शहरियार ने चेहरे पर सख्त तासुरात लाकर कहा, जबकि वो लड़का बाकी के दोनों लड़कों को मारने के लिए आगे कर चुका था। वो दोनों लड़के शहरियार पर हमला करने लगे। देखते ही देखते शहरियार ने दोनों को जमीन बोझ कर दिया। ये देखकर वो लड़का आगे आगे बढ़ा और छुरा निकालकर शहरियार पर वार किया, जिससे शहरियार का हाथ जख्मी हो गया। मगर वो फिर भी लड़ा और उस लड़के को इतना मारा कि वो लहूलुहान जमीन पर गिरा बेहोश हो गया था। शहरियार ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वो दोनों भागते हुए जंगल से बाहर आ गए। शहरियार ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने को कहा, मगर वो शहरियार के इशारा करने पर मुंह फेर गई, जैसे इनकार कर रही हो। वैसे तो शहरियार किसी से डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। बहुत आराम से 10 बंदों को एक साथ जमीन बोझ करने की ताकत रखता था। मगर अभी उसके साथ जो लड़की थी, शहरियार को अभी सिर्फ उसकी फिक्र हो रही थी। देखो प्लीज़, गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। शहरियार ने अपने हाथ से निकलते हुए खून को दूसरे हाथ से रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वो लड़की भी शहरियार के हाथ को देखकर परेशान हो रही थी। उसने शहरियार की बात मानी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। अब सफ़र जारी था।
दूसरी तरफ यम्मी टेस्टी, किसी बड़े रेस्टोरेंट पर भी चले जाओ तो कैंटीन के बर्गर वाला मज़ा नहीं आता। हाय, अपनी कैंटीन के बर्गर की बात ही कुछ अलग होती है। बिया अरहम के जाने के बाद तकरीबन 15 मिनट में 2 और बर्गर खा चुकी थी। फिर उसे याद आया कि अरहम ने कोई बात करनी थी। उफ, पहले जिसका मुंह दिखानी बर्दाश्त था, अब उसकी बातें भी सुननी पड़ेगी। हाँ, ये उसकी बच्ची सब हानिया की बच्ची सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो इश्क माशूकियों के चक्कर में पड़ती, ना मुझे इस मंकी मैन का मुंह देखना पड़ता। अभी वो यही सोच रही थी कि बैटरी कैंटीन में बिया को ढूंढते हुए आया। बिया ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो एक स्टाइल से खड़ी हुई और एक खतरनाक किस्म की अंगड़ाई लेने लगी, जैसे उसे डराने का सोच रही हो, जबकि वो बेचारा तो पहले ही डरा सा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम बिया बाजी। वो ना अरहम भाई आपको बुला रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ये कहता वो पलट कर जाने ही लगा। बिया ने जोरदार आवाज में कहा, अबे रुक, किधर जा रहा है? वो बेचारा आंखें बंद किए अपने गालों पर हाथ रखता हुआ पलटा, जबकि बिया को खुद पर फख्र महसूस हो रहा था कि लोग कितना डरते हैं उससे। आंखें खोल, डर क्यों रहा है भाई? मारूंगी थोड़ी ना। बिया ने पहले उससे ऊपर से नीचे तक देखा। ढीली सी पैंट, छोटी शर्ट, वो कोई अजूबा ही लग रहा था। फिर बिया ने अपनी शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए कहा, आपका क्या भरोसा? बिया ने उसकी बात पर आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। मेरा मतलब है अरहम भाई क्लासरूम में आपका वेट कर रहे हैं। मेरी नमाज का वक्त होने लगा है, मैं चला। अम्फी अमान अल्लाह। उसके जाने की देर थी। बिया की हंसी निकल गई। अबे इस वक्त कौन सी नमाज होती है भाई? वो अब क्लासरूम की तरफ चली गई थी। दूसरी तरफ शहरियार के लिए गाड़ी चलाना अब और भी मुश्किल हो रहा था। थोड़ा ही रास्ता तय हुआ था जब शहरियार की हिम्मत जवाब दे गई थी, क्योंकि जख्म बहुत गहरा था। बात सुने, आप प्लीज़ गाड़ी यहीं साइड में रोक दे और अपने हाथ पर कोई कपड़ा बांध ले, खून बहुत बह चुका है। शहरियार ने गाड़ी साइड में पार्क की और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर बांधने लगा, मगर एक हाथ से कैसे बांधता? लेकिन वो ये भी जानता था वो लड़की उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं करती तो उसकी हेल्प ले। मगर इस लड़की को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि शहरयार बुरा इंसान नहीं है। दिखाए, मैं हेल्प कर देती हूँ, उसने ये कहा और जल्दी से शहरयार से रुमाल लेकर उसके हाथ पर बांधने लगी। मगर इस काम के लिए उसको शहरयार के काफ़ी करीब आना पड़ा था। वो नज़रें झुकाए जख्म पर रुमाल बांधने में मसरूफ़ थी, जबकि शहरयार बड़े गौर से उसे देख रहा था। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? शहरयार ने धीमी सी आवाज़ में कहा। उस लड़की ने अब भी नजरें नीचे ही की हुई थी। जी, क्लब में तुम क्यों आई थी? शायद वो जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं थी। वो दोनों इतने करीब थे कि अगर वो लड़की चेहरा शहरयार की तरफ करती तो दोनों की नज़रें मिल जाती। मैं यहाँ खुद नहीं आई थी, मुझे मेरी दोस्तों ने इनवाइट किया था। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है इसलिए, मगर मुझे नहीं पता था जहाँ का एड्रेस दिया है वो क्लब है। मैंने उन्हें तलाश किया मगर वो लोग वहाँ नहीं थी। उन्होंने मिलकर मेरे साथ बहुत गलत मजाक किया है। वो अब रुमाल बांध चुकी थी। उसने जैसे ही नजरें उठाई, अरहम का चेहरा उसके बहुत करीब था, इतना कि वो उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। वो जल्दी से पीछे हटकर बैठ गई। और वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें टच किया था? यूनिवर्सिटी का था, मगर वो मेरा दोस्त नहीं था, उसने जल्दी से कहा। क्या यूनिवर्सिटी में भी ऐसा करता है वो तुम्हारे साथ? शहरियार ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए फिर से पूछा था, जबकि वो लड़की हैरान थी कि वो उससे इतने सवाल क्यों कर रहा है। तंग करता है मगर टच नहीं किया कभी। मगर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। शहरियार ने जवाब देकर ड्राइविंग स्टार्ट की और उससे उसका घर का रास्ता मालूम करने लगा। जी, यहाँ रोक दे। एक काले रंग के गेट के पास शहरियार ने गाड़ी रोकी। दिखने में तो वो घर काफ़ी खाते पीते लोगों का लग रहा था। आप एक काम करें, आप घर के बैक साइड पर उतार दें मुझे। अगर यहाँ किसी ने देख लिया मुझे इतनी रात में आपके साथ तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। शहरियार ने नोट किया था वो चेहरे पर परेशानी लिए बहुत ही प्यारी लग रही थी। शहरियार ने गाड़ी घुमाई और घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ गाड़ी रोक दी। वो जल्दी से बाहर निकली और जाने लगी, मगर शहरियार उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसको खोने लगा हो। वो पलट कर आई और कहने लगी, थैंक यू सो मच। मुस्कुराते हुए कहकर वापस जाने लगी, मगर फिर से पलट कर आई, जबकि शहरियार तो उसको देखने में ही मगन था। ओह, वो ये कहना था कि आप प्लीज़ अपने जख्म पर बैंडेज कर लें, खून बहुत बह चुका है।
वो ये कहकर फिर से जल्दी से भागने लगी, मगर इस बार वो वापस नहीं मुड़ी थी। शहरयार उसे जाते हुए देख रहा था, जैसे उसकी वापसी का मुंतजिर हो। जब वो वापस ना मुड़ी तो शहरयार अपने जख्म की परवाह किए बिना गाड़ी से जल्दी से बाहर निकला और उससे कहने लगा, बात सुनो। वो लड़की मुड़ी और देखने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? शहरयार ने वक्त ज़ाय किए बिना पूछ लिया। अनाया। वो नाम बताकर जल्दी से घर के पिछले ही गेट से अंदर चली गई। शहरयार के चेहरे पर दिल छू जाने वाली मुस्कुराहट आई थी। वो वापस गाड़ी में आ बैठा था। गाड़ी में बैठते ही उसकी नज़र अनाया के घर की खिड़की पर पड़ी। वो पिछले गेट से अंदर जाकर ऊपर वाले कमरे की खिड़की थी, मगर इस वक्त वहाँ फुल अंधेरा छाया हुआ था। अब शहरयार को दर्द का एहसास होने लगा और वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते घर की जानिब रवाना हो गया, जबकि इस बात से अनजान था कि उसी अंधेरी खिड़की से किसी की नज़रें उसे जाते देख रही थी। दूसरी तरफ बिया क्लासरूम में इंटर हुई और अरहम के पास जाकर खड़ी हुई, जबकि क्लासरूम में सभी ही हैरानी से देख रहे थे कि जो लोग एक दूसरे को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करते वो आज आमने सामने। सभी को लगा कि वो दोनों दोबारा लड़ने वाले हैं, जबकि कुछ लड़कियां बिया को अरहम के करीब देखकर जेलस हो रही थी। अरहम, जो कि बड़े मज़े से टांग पे टांग रखकर बैठा हुआ था, बिया को देखकर फिर से मुस्कुराने लगा और बिया पूरी क्लास की नज़रें खुद पर देखकर कंफ्यूज हुई। ओ भाई, ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब लोग? सर्कस चल रहा है क्या इधर? मिया के बोलने की देर थी, सबके सब अपने कामों में मसरूफ हो गए, जबकि अरहम ये देखकर और भी मुस्कुराने लगा। तुम्हारी क्यों बत्ती सी निकल रही है? मिया ने अरहम को घूर कर देखा था। उप्स, कुछ नहीं, चलो बैठो, बताता हूँ क्या अहम बात करनी है। अरहम ने मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था अगर अब गलती से भी मुस्कुराया तो उसने फिर से बदतमीजी स्टार्ट कर देनी है। वो फिलहाल बहस में नहीं पड़ना चाहता था। पहले ढंग से बैठना तो सीख लो। उसके कहने की देर थी, अरहम जल्दी से ठीक होकर बैठा और अपनी बेंच पर बिया को जगह दी, जबकि बिया को बड़ी हैरत हुई कि आज तो ये बड़ी फर्माबरदारी दिखा रहा है। बिया उसके बराबर में बैठने लगी थी जब अचानक उसको अरहम की शर्ट पर लगे परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अरहम ने अपनी बात शुरू करते हुए बिया को देखा तो वो उसको ही देख रही थी। आज पहली बार बिया अरहम के करीब बैठी थी। सिर्फ हानिया की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। शक्ल क्या देख रहे हो, कहो क्या कहना है? बिया ने एक आईब्रो का जाविया बनाते हुए कहा। देखो बिया, हानिया को समझाओ, जैन उससे मोहब्बत करता है और वो बहुत अच्छा लड़का है, और फिर शायद हानिया के दिल में भी तो उसके लिए फीलिंग्स है ना, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? और हमने समझाने वाले अंदाज में कहा था। वो पहले बहुत बार संजीदगी से पेश आ रहा था पहली बार ही संजीदगी से पेश आ रहा था। देखो, ये तो कंफर्म है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। दरअसल मसला ये है कि हानिया की अम्मी उसे लेकर बहुत पॉसेसिव है। हानिया ने अपनी अम्मी से वादा किया हुआ था कि वो कभी भी किसी लड़के से बेनाम रिश्ता नहीं बनाएगी, दोस्ती का भी नहीं, इसलिए वो लड़कों से दूर रहती है। और ये बात अगर वो जैन को उस दिन बता देती तो वो शायद मजाक समझता या फिर बात ना करने का बहाना समझता, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाई। मियाँ ने हानिया की परेशानी बता दी थी, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि अरहम के मोबाइल पर जैन की कॉल लगी हुई है और वो सब सुन रहा है। जैन ने फ़ोन बंद करके मैसेज टाइप किया। मोबाइल रिंग होने पर अरहम ने स्क्रीन पर देखा। किसी भी तरह बिया को राज़ी करके वो हानिया को बस एक बार मुझसे मिलवा दे। मैं हानिया से मिलकर ही इस बात का कोई हल निकाल लूँगा। अरहम ने मुकम्मल मैसेज पढ़कर मोबाइल जेब में रख दिया। अच्छा, अगर तुम किसी तरह हानिया को एक बार जैन से मिलने के लिए राज़ी कर लोगी तो शायद वो दोनों मिलकर इस बात का हल खुद निकाल लें। बिया ने अरहम को घूर कर देखा। यार, देखो, अब हमें ही इनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना, वरना वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से छुपते फिरेंगे। अरहम ने बिया की नज़रों को भांपते हुए जल्दी से बात संभाली। कह तो ठीक रहे हो तुम। चलो मैं बात करती हूँ उससे। बात नहीं करनी यार, उसे हर हाल में राज़ी करना है। देखो, एक काम करते हैं, तुम हाने को किसी भी तरह अपने साथ बाहर लाओ, कोई भी बहाना करके, और फिर मुझे लोकेशन सेंड कर देना। मैं भी जैन को किसी तरह उसी जगह लेकर आ जाऊँगा। फिर हम दोनों उन्हें टाइम देंगे, शायद वो साथ बैठकर इस मसले का हल निकाल लें। और हमने अपने दिमाग में आया आइडिया को बिया के सामने रख दिया। चलो ठीक है, ये भी सही है, यही करते हैं फिर। वो ये कहकर वहाँ से उठने लगी थी। अरे सुनो, तुम मुझे लोकेशन सेंड करोगी कैसे? और हमने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, जबकि ये हरकत बिया को कुछ अजीब लगी थी। तो तुम कोई रेस्टोरेंट
वो भी इतना ही कहने लगी थी कि अरहम फिर से बोल उठा, अब देखो ना, मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है, तो तुम लोकेशन कैसे भेजोगी? और अगर तुमने लोकेशन नहीं भेजी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम हानिया को कहाँ लेकर जा रही हो? और अगर हमने कोई एक रेस्टोरेंट डिसाइड भी कर लिया और जैन ने वहाँ जाने से मना कर दिया या किसी और जगह जाने का कहने लगा, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करूँगा? बिया उसकी शक्ल को देखती ही रह गई। वो एक सांस में बोले जा रहा था। हो गया? बिया ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए कहा। मतलब? वैसे ये अच्छा तरीका है नंबर मांगने का। बिया ने आंखें छोटी करते हुए कहा और बैग से पेन निकाल कर अरहम के सामने पड़ी बुक पर अपना नंबर लिखा। और नंबर लेकर, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी दोस्त बन गई, समझे? ये सब मैं सिर्फ हानिया के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसको तकलीफ में नहीं देख सकती। वो ये कहकर एक स्टाइल से वहां से चलकर क्लास से बाहर चली गई थी। यानी एक तीर से दो शिकार। वाओ, आई रियली लाइक इट। वो मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाल कर नंबर सेव करने लगा था, जबकि मुस्कुराने से उसके डिंपल नुमाया हो रहे थे। जब से वो अनाया को घर छोड़ कर आया था, तब से उसे सिर्फ अनाया का ख्याल आ रहा था। वो पूरी रात जागता रहा था। वो अनाया को इतना क्यों सोच रहा था, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। तकरीबन सुबह के 5 बज चुके थे जब उसकी आंख खुली थी, और कुछ ही घंटों बाद सुबह 11 बजे ही फ़ोन पर कॉल आई थी और उसकी वजह से उसकी आंख खुल गई थी। हेलो, नाम पढ़े बिना उसने कॉल रिसीव की और बात करने लगा। हेलो जान, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शहरयार पहचान गया था ये कॉल किसकी है। आई मिस यू टू, उसने लापरवाह अंदाज में कहा। तो कब मिल रहे हैं हम? आज शाम आ रहे हो क्लब? आज नहीं, फिर कभी, शहरयार ने जवाब सुने बिना कॉल कट कर दी। टाइम देखा और उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी नज़र अपने हाथ पर गए, जहाँ कल रात ही गहरा जख्म लगा हुआ था। हाथ देखकर उसे कल वाला सारा मंजर याद आया। अनाया, बेसाख्ता उसने प्यार भरे लहजे में नाम अनाया का नाम लिया था, जबकि नाम लेते ही एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पर सज गई थी। उसे दर्द का एहसास हुआ। उसने कल घर आने के बाद से जख्म को हाथ भी नहीं लगाया था। अब तक वही रुमाल बंधा हुआ था जो अनाया ने बांधा था। उसने जल्दी से वो रुमाल खोला और वह जोहान को मैसेज टाइप करने लगा। फेस वॉश करके जब वो कमरे में आया तो मुलाजिम ने जोहान के आने की खबर दी। जोहान अब कमरे में आ चुका था। यार, ये सब जोहान पूछने ही लगा था कि शहरयार बोलने लगा। बाद में बताऊंगा, पहले बैंडेज कर दे यार, बहुत दर्द हो रहा है। कसम से उसकी वजह से रूम से बाहर भी नहीं जा सकता, वरना डैड कहेंगे कि मैंने फिर से पंगे लेना शुरू कर दिए होंगे। जोहान बेड पर बैठकर उसकी बैंडेज करने लगा। आह बे अबे आहिस्ता कर, तुझसे अच्छा तो अनाया ने किया था। जोहान आंखें छोटी करके उसे देखने लगा, जबकि शहरयार की जोहान की जबान को ब्रेक लगा। ये अनाया कौन है? कोई नई गर्लफ्रेंड है क्या? जोहान ने बैंडेज करते हुए सवाल किया। नहीं यार, वही क्लब वाली लड़की है जिसके पीछे मैं गया था। शहरयार ने उसे कल रात होने वाले वाक़े के बारे में सब कुछ बताया था, जबकि जोहान उसकी आंखों में आई चमक देख रहा था। अच्छा ठीक है, मगर मैं उससे बात क्या करूंगी यार, कहीं फिर से कुछ उल्टा ना कर दूं, हानिया ने दांतों के बीच उंगली रखते हुए कहा। दूसरी तरफ, अबे कुछ नहीं होगा, तू चल, तो मैं संभाल लूंगी सब, डोंट वरी। और प्लीज़ उससे फिर से नाराज़ ना कर देना। समझाने में मसरूफ़ बिया उसे समझाने में मसरूफ़ थी जब मोबाइल पर एक और कॉल आने लगी। अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी, ओके बाय, जल्दी से कहकर उसने हानिया की कॉल कट कर दी, मगर साथ ही आने वाली कॉल भी बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आई तो बिया ने रिसीव की। हेलो, अरहम स्पीकिंग। अरहम की आवाज़ सुनकर बिया को हैरत हुई कि अभी चंद घंटों पहले ही तो नंबर दिया था और उसने कॉल भी कर दी। कहो क्या काम है? बिया ने बेजार लहजे में कहा। काम तो खैर कुछ नहीं है, बस वैसे ही। अरहम की ये कहने की देर थी बिया, जो कब से खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, भड़क उठी। हाँ, तो जब कोई काम ही नहीं है तो खाली फोन क्यों की? अगर अगर फ़ोन वालों ने फ्री मिनट दिए हैं तो कहीं और ट्राई करते ना, मुझे क्यों कॉल की? अजीब खराब दिमाग। वो स्टार्ट हुई तो नॉन स्टॉप बोलने लग गई, जबकि अरहम को लग रहा था अगर वो चुप ना हुई तो उस बेचारे के कान के पर्दे आज फट ही जाएंगे। अरे बस बस, कितनी बकबक करती हो तुम, कान दर्द कर दिया। बिया को ब्रेक लग गई।
हाँ, तो जब इतना ही दर्द हो रहा है तो फ़ोन बंद करो ना और आइंदा मुझे बेवजह कॉल नहीं करना। मिया एक बार फिर से उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रही थी और हम समझ चुका था अब वो फ़ोन बंद कर देगी। अरे रुको, याद आया कि मैंने क्यों फ़ोन किया था। वो दरअसल मैंने ज़ैन को राज़ी कर लिया है। तुमने हानिया से बात की? अगर नहीं की तो प्लीज़ उसे राज़ी करो। आज शाम उसे बाहर लेकर जाना और मुझे लोकेशन सेंड कर देना, ओके? अरम ने एक सांस में ये अल्फाज अदा किए थे जबकि बिया को इस वक्त वो बकबक करता हुआ लग रहा था। ओके। फ़ोन बंद करके वो हानिया को कॉल करती है उसे आज शाम को बताने के लिए। अजीब ही लड़की है, हर वक्त गुस्से में ही रहती है। खैर है, मैं भी अरहम अब्बास खान हूँ। ना कर ली तुमसे पक्की वाली दोस्ती तो कहना। उसने एक तरफा मुस्कुराहट लबों पर सजाए जैन को कॉल की थी। रात के 2 बज रहे थे। उसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। वजह हाथ का जख्म नहीं, वजह कुछ और ही थी। उसने जैसे तैसे करके रात गुजारी और सुबह को ही नींद लगी थी। शाम के 5 बजे उठकर फ्रेश होकर वो दोस्तों से मिलने चला गया था, शायद अपना जहन मसरूफ करने के लिए, मगर फिर भी वो लड़की उसके जहन से बिल्कुल नहीं निकल रही थी, इसलिए उसने क्लब का रुख किया। इस वक्त वो क्लब में मौजूद शराब पीने में मसरूफ था। हाय जान, फाइनली तुम आ ही गई। पीछे से आती आवाज को पहचान चुका था। कैसे हो जान? वो उसके मुकाबिल आ बैठी, एक हाथ शहरियार के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ शहरियार के होठों पर फेरते हुए कहा, ठीक, और तुम? हर बार की तरह तुम्हारी याद में पागल। शहरियार समझ चुका था वो क्या कहना चाह रही है। शहरियार को शायद एक और मौका मिल रहा था। उसे अनाया को दिमाग से निकालने लगा कि चलो मेरे साथ। वो उठकर खड़ा हुआ और क्लब से बाहर निकल गया, जबकि वो लड़की भी उसके पीछे चली गई। शहरियार अपनी जिंदगी में बैठा, जबकि वो भी उसके साथ फ्रंट वाली सीट पर बैठ गई थी। शहरियार उसे अपने अपार्टमेंट लाया था, जबकि वो लड़की आज बड़ी खुश थी। उस दिन का उसने कितनी बेसब्री से इंतज़ार किया था। उसका मकसद आज पूरा होने वाला था और वो कोई और नहीं बल्कि फरीहा थी, उसकी क्लास फेलो। वो दोनों इस वक्त अपार्टमेंट के रूम में मौजूद थे। फरीहा ने शहरियार की शर्ट के बटन खोले और उसके करीब आकर शहरियार की गर्दन पर अपने लब रखे, मगर शहरियार इस बार थोड़ा उलझा हुआ नजर आ रहा था। न जाने क्यों फरीहा ने शहरियार को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ लेटी, जबकि शहरियार की शर्ट वो उतार चुकी थी। शहरियार ने उससे बालों से पकड़कर करीब किया और उसके लबों को कैद कर गया, मगर अगले ही लम्हे वो फरीहा को दूर कर गया। वो अपने ऊपर से उसे बराबर में धक्का दिया। अनाया, उसके जहन में अनाया घूम रही थी। न जाने ऐसा कौन सा एहसास था जो बार बार अनाया को याद करने पर मजबूर कर रहा था। फरिया ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, जो करना है जल्दी करो। शहरियार अनाया को बुलाने के लिए अजीब सी हरकतें कर रहा था, न जाने क्यों। ओके जान। फरिया ने अभी यही कहा था जब शहरियार ने उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन पर जोर से लब रखे। वो न जाने क्यों इतनी शिद्दत दिखा रहा था। शहरियार, ही क्या कर रहे हो, हटो पीछे। फरीहा को शहरियार की हालत अजीब लग रही थी। उसे शहरियार से खौफ आ रहा था। शहरियार की आंखें लाल हो रही थी। पागल हो गए हो, मैंने कहा ना, पीछे हटो। फरिया ने शहरियार को धक्का देकर बेड से उठने की कोशिश की। अगले ही लम्हे शहरियार भी उठा और उसे हाथ से पकड़कर रूम से बाहर ले गया और मेन गेट से बाहर धक्का दिया, जबकि वो अपनी सैंडल हाथ में उठाए खड़ी थी। दफा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। ये कहकर शहरियार ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और वापस रूम में आ गया। रूम का दरवाज़ा लॉक करके वो टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल को लबों से लगाए अंदर तक उतारने लगा। अनाया। उसने जैसे अनाया का नाम लिया, एक बीट मिस हुई थी। उसने दिल के मकाम पर हाथ रखा और फिर से अनाया का नाम लिया। वाकई ही उसके दिल ने अपने होने का एहसास दिलाया था। हाँ, उसका दिल धड़क रहा था अनाया के नाम पर, न जाने क्यों। शहरियार ने सोच लिया था कि अनाया से मिलना लाजमी हो गया है। वो जल्द अज जल्द अनाया से मिलने का इरादा रखता था, मगर किस रिश्ते से, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। दूसरी तरफ बिया हानिया को लेकर रेस्टोरेंट आई थी और कब से अरहम का वेट कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद अरहम और जैन रेस्टोरेंट में इंटर हुए थे। जैन ने हानिया को देखा तो देखता ही रह गया। वो कितनी प्यारी लग रही थी, जबकि हानिया ने जैन को देखकर नजरें झुका दी
और दोनों हानिया और बिया के साथ आ बैठे। कैसी हो? जैन ने हानिया को देखकर संजीदा अंदाज में कहा। ठीक, और आप? हानिया ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, जबकि अरहम बड़े गौर से उन दोनों के गुफ्तगू करने का अंदाज देख रहा था और बिया बोर होने वाले अंदाज में दोनों को देख रही थी। अच्छा ना, वो भी ठीक ही है। नहीं नजर नहीं आ रहा क्या? चलो अब काम की बात करो, शाबाश। अभी जैन हानिया के सवाल का जवाब देने ही वाला था जब बिया ने चीखने वाले लहजे में कहा, जबकि वो तीनों बिया को देखते ही रह गए। मिस बिया, आपसे गुजारिश है, आप मेरे साथ दूसरे टेबल पर चले। इन दोनों को अकेला छोड़ दें प्लीज। अरहम को पता था कि अगर बिया यहाँ बैठी रही तो उन बेचारों का कुछ नहीं बन पाएगा। हानिया ने इशारे से बिया को जाने का कहा, जबकि बिया मुंह बनाते हुए अरहम के साथ दूसरे टेबल पर चली गई थी। अच्छी लग रही हो, जैन ने बात शुरू की, वरना हानिया में इतनी हिम्मत कहाँ थी। थैंक्स। तुम्हें रहम नहीं आता मुझ पर? जैन ने धीमे लहजे में कहा। हानिया मादत हुआ निगाहों से जैन को देख रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था जैन, वो बात यह है कि डू यू लव मी? अभी आगे कुछ कहती कि जैन के अल्फाज सुनकर उसे ब्रेक लग गया। जैन सुने तो, मैंने पूछा डू यू लव मी? जी, हानिया ने नजर झुकाए मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। इस दफा हानिया ने नजरें मिलाकर कहा था। जैन, जो अपना आप उसमें गुम होता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं और लोगों की तरह तुम्हें प्रपोज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा साथ चाहिए हानिया। मैं जानता हूँ तुम कैसी लड़की हो और तुमने बिल्कुल सही किया था मुझसे बात ना करके, वरना शायद इतनी जल्दी मैं इस फैसले पर ना आता। जैन हानिया को आंखों में आंखें डालकर अपने दिल में आई हर बात बयान कर रहा था। कैसे फैसले पर? हानिया ने सवालिया नजरों से जैन को देखा। तुम्हारे घर अपनी मॉम को भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए। ये बात करके जैन ने तो जैसे हानिया को शॉक ही कर दिया था, मगर हानिया को दिल से इस बात की खुशी हुई थी कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो उसे ना सिर्फ अपनी मोहब्बत बल्कि इज्जत बनाना चाहता है। क्या तुम राजी हो? देखो हानिया, तुम जब तक कहोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, पक्का। मगर प्लीज राजी हो जाओ। क्या आप वाकई रिश्ता भेजना चाहते हैं? और अगर मैं राजी ना हुई तो? हानिया ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जबकि जैन अब आंखें छोटी करते हुए उसे देख रहा था। अगर तुम राजी ना हुई तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, जहन ने आंख मारते हुए कहा, जबकि हानिया ने बात सुनकर मुस्कुराते हुए नजर झुकाई। शायद वो राजी थी, और क्यों ना होती, न जाने कब से वो जैन को चाहती थी। और अब जब उसकी मोहब्बत खुद चलकर उसके पास आई थी तो उससे ज्यादा खुशनसीबी की क्या बात हो सकती है। वो इस वक्त अनाया के घर के बाहर खड़ा हुआ था। रात के 8 बज चुके थे, मगर ना कोई घर के अंदर गया, ना कोई घर से बाहर आया था। पूरे 1 हफ्ते खड़ा रहा, मगर कोई ना आया। बाहर फिर वहां साहब की कॉल आ गई, जिस वजह से वो घर चला गया था, मगर रात दोबारा आने का इरादा रखता था। घर पहुंचकर उसने वहां साहब के कमरे का रुख किया। वहां साहब सोफे पर बैठे हुए शहरियार का ही इंतजार कर रहे थे। जी डैड, आपने बुलाया था? शहरियार ने वहां साहब के बराबर बैठते हुए पूछा। बेटा, तुम अपनी मॉम से मिलने क्यों नहीं जा रहे? और तुमने आलिया को भी कॉल नहीं की? वहां साहब शहरियार के बदले रवैये को समझ नहीं पा रहे थे। डैड, मॉम के पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, शादी शादी और सिर्फ शादी। मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी शादी। आप लोगों के कहने पर कर तो ली है एंगेजमेंट। अब प्लीज़ डैड, आप मॉम को समझाएं कि ना मैं आलिया से बात करूंगा और ना ही तो इतनी जल्दी मैं शादी करूंगा। वहां साहब ने अफसोस भरी निगाहों से शहरियार को देखा। वो पता नहीं क्यों उलझा हुआ लग रहा था। ठीक है बेटा, मैं समझता हूँ, तुम्हारी मॉम को भी समझा दूंगा, मगर तुम फिर भी कल जाकर मिलो उनसे। डैड, एक बात बताएं, अगर आपको मॉम की इतनी ही फिक्र है तो आप दोनों फिर से एक क्यों नहीं हो जाते? शहरियार का बात करने का अंदाज कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वहां अब साहब ने बात को खत्म करना ही बेहतर समझा। अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को, चलो डिनर करते हैं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। ये कहकर वो डाइनिंग हॉल चले गए, जबकि शहरियार ने भी डिनर करना बेहतर समझा, क्योंकि उससे रात में फिर से अनाया के घर के बाहर जाना था। शायद इस बार वो उसे मिल जाए। बिया और अरहम एक ही टेबल पर थे। दूसरी तरफ बिया और अरहम एक टेबल पर थे, जबकि आसपास के लोग उन्हें कपल समझ रहे थे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर कपल्स ही आए हुए होते थे।
बिया बोर होने वाले अंदाज में दूर से हानिया को और जैन को देख रही थी, जबकि अरहम की नज़र बिया पर ही जमी हुई थी। पता नहीं कब खत्म होगा इन दोनों का सिलसिला, बिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरहम बिया के मुंह बनाने पर मुस्कुरा दिया था। जब हमारा डिनर हो जाएगा, अरहम ने धीमी सी आवाज़ में कहा। क्या मतलब? बिया ने अरहम को नासमझी से देखा। भूख लग रही है यार, अब तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, टाइम देखो 10 बज रहे हैं। अरहम ने मेन्यू कार्ड देखते हुए कहा। डिनर मैं और तुम्हारे साथ? ओके ना करो तुम, मैं तो ऑर्डर करने लगा हूँ, अरहम ने वेटर को इशारा करते हुए कहा। जबकि हानिया और जैन भी डिनर करने लगे थे, बिया ने अंदाज़ा लगाया था कि शायद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। वेटर अरहम के सामने आ खड़ा हुआ ऑर्डर ले रहा था। बिया तुम क्या लोगी? कुछ नहीं, अरहम ने बिया को देखते हुए पूछा, जबकि बिया ने मुंह फेर कर जवाब दिया। आज दोनों का कपल बहुत प्यारा है। अब दोनों का कपल बहुत प्यारा है, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि बिया की आंखें फटी रह गई और अरहम मुस्कुराते हुए बिया को देखकर वेटर से कहने लगा, थैंक्स, सब यही कहते हैं। बिया ने आंखें छोटी करके अरहम को देखा। बिया हाथ को स्लीपर चढ़ाने ही लगी हाथ की स्लीपर चढ़ाने ही लगी थी स्लीव्स चढ़ाने ही लगी थी। शायद वो या तो वेटर की या फिर अरहम की कट लगाने का इरादा रखती थी। उसके इरादे अरहम भाप चुका था, इसलिए उसने वेटर को ऑर्डर देकर जल्दी से भेज दिया। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम उस सूखे जराफे के साथ? मिया ने टेबल पर हाथ मारते हुए अरहम को घूरा, जबकि अरहम बड़े मज़े से बैठा उसको ही देख रहा था। यार मैं क्या करता, अब बहन तो बनाने से रहा, दोस्त तुम बनोगी नहीं, गर्लफ्रेंड तुमको नहीं, इसलिए फाइव इसलिए वाइफ ही ठीक है, अरहम ने आंख मारते हुए कहा। पहले तो अरहम को वो लड़की बदतमीज लगती थी और अब वो उसकी बातों से मज़े लेने लगा था। हाँ तो बकवास करना ज़रूरी थी, सीधा नहीं बोल सकते थे क्लास फेलो है मेरी, छिछोरी हरकतें करना ज़रूरी था। बिया की छोटी सी नाक लाल होने लगी थी, जबकि अरहम तो अब भी मज़े से बैठा उसकी बातें इंजॉय कर रहा था। छिछोरी हरकतें? मैंने क्या छिछोरापन किया? मैडम, अभी तुमने मेरा छिछोरापन देखा ही कब है? अरहम ने मधोशी भरे लहजे में आखिरी अल्फाज अदा किए, जबकि बिया का उसके साथ बैठना मुश्किल हो गया था। एक बार इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर मुझे इस बंदर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बिया अभी यही सोच में मसरूफ थी, वही वेटर दोबारा आया और टेबल पर 2 बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक रखी। अरहम ने एक बर्गर बिया के सामने रखा, जिस पर वो फिर से मुंह फेर गई। वेटर देखकर मुस्कुराने लगा। लगता है भाभी नाराज है, वेटर ने अरहम को देखते हुए कहा, जबकि बिया का मुंह देखने वाला था। हाँ जी बिल्कुल, जभी तो यहाँ लाया हूँ मनाने, अरहम ने बिया को हाक मारते हुए कहा। वेटर स्माइल पास करके वहां से चला गया। अरहम ने इशारे से फिर पूछा, मगर बिया ने बर्गर को देखा ताकि उन्हें देखा तक नहीं, फिर क्या होना था। अरहम ने वो बर्गर भी अपने सामने रख लिया और खाने से इंसाफ करने लगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।